नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीडीसी यानी कि राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जो कि 15 मार्च 2022 को इसका पेपर आयोजित होने वाला है। तो जीएस पेपर के लिए टॉप 20 क्वेश्चन का ये तीसरा सीरीज है। इसके पहले 2 सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों अनलॉक 20 का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। यह ऑफ़र अब आपका 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफ़र आपका अब 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% लेस करने के बाद आपका इतना होगा। और नीचे इसका डिटेल दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है जुड़ सकते हैं। आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, और आप जो है इस ऑफर का जो है लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे जो है यदि आप यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे सारथी बैच कोर्स फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जीएस 2022 शुरू कर दिया गया। ये बैच 16 फरवरी 2022 से स्टार्ट है और 6 मंथ का कोर्स का ड्यूरेशन है। लैंग्वेज हिंदी मीडियम है। तो आपको जो है यहाँ पे यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। ये आपका जीएस 2022 प्रीलिम्स के लिए होगा। तो यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप अनअकैडमी का जो है लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आप रेफरल कोड सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, मालाबार। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार व अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। तो ये आपका केरल के मालाबार में हुआ था। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत के नाम से इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे भारतीय जागृति का जनक पूछा गया है, तो राजा राममोहन राय सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक जो है बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में ए यो ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त व अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, और इसके प्रथम महासचिव वह ए यो ह्यूम थे। अगला जो क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बताया गया कि 1885, उसी के समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड डफरिन था। डफरिन का कार्यकाल था 1884 से लेके 1888। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। उसने जो है कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से लेकर के 30 दिसंबर 1887 तक मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो सी ऑप्शन से हुआ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये जो है प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी थी। वे 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी भी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था, और वर्ष 1947 से लेकर के 1949 तक यह संयुक्त प्रांत की राज्यपाल भी रहीं। संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, ये राज्यपाल भी रही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो वह थे लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए पंजाब केसरी किन्हें कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को, और शेरे पंजाब भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो यह कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई, और एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किसने जो है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक सिरोल पर जो है मानहानि का मुकदमा भी चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, और बाद में वह मुकदमा हार भी गए, किंतु जो है उसका उचित प्रभाव हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। काकोरी कांड, जो कि अब इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, तो यह 9 अगस्त 1925 को
घटित हुआ था। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जो कि अयोध्या हो गया, यहाँ पे फांसी हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, तो रामप्रसाद बिस्मिल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में यह स्थित था। तो गठन पूछा जाए कि गदर पार्टी का गठन कब किया गया था, 1913 में। मुख्यालय इसका कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वह थे दादा भाई नौरोजी, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जो कि 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास, ये वह सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो ये भारत आया 1928 ईस्वी में, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा था और उत्तरदायी शासन की दिशा में यह कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही यानी कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूँकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन यह 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा गया साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो 1928 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से। तो यह किया गया था, बी ऑप्शन यहाँ सही होगा, दांडी से। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों तक लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि यह गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, वहाँ पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। तो दांडी पहुंचकर जो है उन्होंने शुरुआत की थी और यात्रा की शुरुआत तो साबरमती से हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कहाँ से शुरुआत उन्होंने किया था, तो दांडी से शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अगला जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव
यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। तो यहाँ पे पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह थे क्लीमेंट एटली। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से लेकर के 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी वह सत्ता में थी। और अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे JB कृपलानी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक यह अध्यक्ष रहे थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ पे दिया गया है गुजरात, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा झारखंड। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो कर्क रेखा आपको बता दें कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। जो 8 राज्य हैं, यदि पश्चिम से पूर्व की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो राज्य है वह है गुजरात। गुजरात के बाद आपका राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट में आ जाएगा आपका मिजोरम। तो कुल ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इनमें उत्तर प्रदेश यहाँ पे जो दिया गया उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 GS का तीसरा सीरीज। इसके पहले 2 सीरीज अपलोड कर दिया गया है, तो यदि आप लोग नहीं देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।